प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था और एक न्यूमोनिक भी बताया था जिसकी हेल्प से आप पूरी बैलेंस शीट याद रख सकते हैं। तो आपको पूरी बैलेंस शीट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस छोटे से न्यूमोनिक से आप पूरी बैलेंस शीट कंपनी की लर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है और जो शॉर्टकट ट्रिक है न्यूमोनिक है उसको प्रीवियस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम कैसे बनाएंगे और कैसे याद रखेंगे। तो इसमें जो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का कि किस तरह आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाकर प्रेजेंट करना है। तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं कंपनी का। तो वहां पर एंड में जो था, जो पूरा फॉर्मेट का जो एंड था, वहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करके था। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फॉर्मेट, ये क्लास 12th में आपको पढ़ाया गया था। तो इतना ही फॉर्मेट पढ़ाया गया था। पीबीए बीकॉम में पूरा फॉर्मेट पढ़ाया जाता है। लास्ट में देखिए लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद भी होता है ये फॉर्मेट। तो बाद वाला फॉर्मेट देखिए हम दिखा रहे हैं, एक लाइन खींची हुई, इसके नीचे और भी चीजें आ जाती हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको याद रखना है। इसमें जो याद रखने की चीज है जिसका हमने शॉर्टकट बनाया है वो है एक्सपेंसेस वाला पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है। देखिए स्टार्टिंग से उसमें CPCEFDO देखिए दिख रहा है लाइन से। तो ये चीज हम आपको शॉर्टकट से लर्न करवाएंगे। तो चलिए पूरे फॉर्मेट को देखते हैं। हम पहले 12 तक के लेवल का देखेंगे, फिर पूरा आगे बढ़ा देंगे। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में टॉप पर हमें कंपनी का नेम लिखना होता है। देखिए लिखा है ना, नेम ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखना होता है और फॉर द ईयर एंडेड लिखना होगा आपको। कंपनी में हमने आपको लिखवाया था एज ऑन, यहां पे आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में फॉर द ईयर एंडेड। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पूरे साल का होता है, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। बैलेंस शीट में हम एज ऑन इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो उस समय की बैलेंस शीट है, उस टाइम पीरियड, उस सेकंड की बैलेंस शीट है और अगले सेकंड वो तुरंत चेंज हो जाएगी बैलेंस शीट, क्योंकि कंपनी के ट्रांजैक्शन होते रह रहे हैं। तो ये रीजन है फॉर द ईयर एंडेड लिखने का और एज ऑन लिखने का। तो चलिए फॉर्मेट पे आते हैं, जिसमें देखिए कॉलम 1 में पर्टिकुलर्स है, फिर नोट नंबर, फिगर्स फॉर करंट पीरियड एंड फिगर्स फॉर आपका प्रीवियस पीरियड। तो ये 4 कॉलम बने हुए हैं यहां पर। सबसे पहले आप ये हमें बताइए कि कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कितने की सेल हुई। कंपनी के केस में रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो दिया हेडिंग वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और सामने दोनों आपको जो डेटा है वो लिख देना होगा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। उसके बाद है अदर इनकम, सेल्स करके तो जो कमाया वो तो है ही, साथ ही साथ अलग जगह से भी तो कुछ कमा लेते। सपोज रेंट पे मैंने दिया, कोई अपना प्रीमाइसेस का कोई एरिया रेंट पे उठाया तो वहां से भी इनकम हुई, बिजनेस को इनकम हुई, तो वो अदर इनकम के हेड में चला जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अर्न किया मैंने बिजनेस करके, और अदर इनकम जो मैंने कमाया अलग जगह से। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है फर्स्ट और सेकंड का, वो मेरा टोटल रेवेन्यू जनरेट कर देगा। तो आई थिंक 2 हेडिंग क्लियर हो गई हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड इज अदर इनकम, और दोनों का टोटल रेवेन्यू। और देखिए नीचे साइड में यहां पे हमने लाइन खींच के रेवेन्यू का कॉलम पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो ये तो हो गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। अब आते हैं जो मेन है, एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, तभी तो हम जनरेट करते हैं अपना रेवेन्यू। तो एक्सपेंसेस के पार्ट पे अब हम आएंगे। आपको समझ में आ ही रहा होगा, पहले हम रेवेन्यू को टोटल करेंगे, फिर सारे एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे, दोनों का डिफरेंस जो होगा प्रॉफिट या लॉस होगा, फिर हम टैक्स की तरफ आ जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कंपनी के कहां होंगे, रॉ मटेरियल खरीदने में, सैलरी बांटने में, वेजेस देने में, इन सब जगह एक्सपेंसेस होंगे। तो कंपनी के केस में अलग अलग हेडिंग्स बना दी गई हैं एक्सपेंसेस की, तो उसके अंदर सब लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, जिसमें हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड। तो ये चीज हमको देखनी होगी। तो देखिए एक्सपेंसेस के अंदर दी हुई हैं हेडिंग्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये पूरी एक हेडिंग है, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिर है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसमें सैलरी आता है, पेंशन आता है। फिर आपका फाइनेंस कॉस्ट, लोन अगर लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट हम देते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। फिर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, और टोटल एक्सपेंसेस आ गया। तो एक्सपेंसेस का जो एक शॉर्टकट मैंने बनाया, इतने सारे देखिए दिए हुए हैं, उसको देखिए CPCEFDO। C से है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P से है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, C से फिर आ गया हमारा चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। CPC, E से है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, F से है फाइनेंस कॉस्ट, D से है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, O से है अदर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की हेडिंग आपको बस याद रखनी है लाइन से। तो ये निमोनिक याद रखिएगा, CPCEFDO। C से है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P से है
सॉरी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी से है आपका चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, देन आपका है वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, सॉरी फॉर दिस, ई से है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें हमारी एक्सपेंसेस की हैं जो आपको लर्न रखनी है। ऊपर अभी आपने दो हेडिंग देखी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन आपका था अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस वाली हेडिंग आ गई थर्ड, जिसके अंदर ये सारे आपको लर्न रखने हैं। तो आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया। और नीचे देखिए टोटल एक्सपेंसेस का जो टोटल होगा वो टोटल एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू मिल गया, टोटल एक्सपेंसेस मिल गए। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा आपका थर्ड वाला पॉइंट और फिफ्थ वाला पॉइंट, सॉरी टोटल एक्सपेंसेस वाला पॉइंट फोर्थ वाला, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, क्योंकि टैक्स तो अभी तक हमने पे नहीं किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हम टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो हो गया हमारा पूरा फॉर्मेट जो आपने क्लास 12 तक पढ़ा था। ये तक इतना पूरा फॉर्मेट आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम आएंगे तो यहां पर जो आगे फॉर्मेट दिया हुआ है तो उसको देखिए, टोटल एक्सपेंसेस जो लिखा हुआ है, देखिए यहां पे टोटल एक्सपेंसेस लिखा है, जो लाइन खींची हुई है, उसके बाद से चेंजेस होने लगते हैं जब हम पूरा फॉर्मेट देखते हैं। अभी तक तो 12 तक का देखा आपने। तो टोटल एक्सपेंसेस के बाद देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कुछ एक्सेप्शन जो होते हैं बिजनेस के, मतलब बिजनेस के बाहर की कुछ चीजें जो मेरा मेन बिजनेस का मोटिव है, उसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल आइटम हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाते हैं, तो उसको भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड करना होता है। सपोज आपने अपनी एसेट को सेल कर दिया लॉस पे, तो लॉस एक्सेप्शनल आइटम हो जाएगा, तो वो चीज हमें यहां इंक्लूड करनी होती है। तो अगर होता है बिजनेस में ऐसा, तो वो यहां पर इस हेडिंग के अंदर आता है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, उस पर हमने टैक्स अभी पे नहीं किया है। तो प्रॉफिट कौन सा है ये? बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम सारे आइटम्स को लेंगे, ऐड या लेस करेंगे, तो नीचे देखिए दिया है एक्सेप्शनल आइटम, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया। अब पहले दोनों हेडिंग दिखी, फिर मैंने किसको हटाया? एक्सेप्शनल आइटम को। अब क्या बचा? हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बचा। फिर अब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हटाएंगे, फिर बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये यहां तक पूरा फॉर्मेट हमारा क्लियर हो गया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अब हम आएंगे टैक्स देना है, तो टैक्स करंट ईयर का भी हो सकता है और डेफर किया हुआ भी हो सकता है जो पहले नहीं पे किया गया। तो नीचे देखिए आ गया टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्स, डेफर टैक्स। यहां तक पूरा फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह आपको याद रखना है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस के बाद है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर आप एक्सेप्शनल आइटम हटाइए, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को हटाइए, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब हम आते हैं टैक्स एक्सपेंसेस के माइनस करने के बाद 11th हेडिंग जो है प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब जो मेरा प्रॉफिट आया वो मेरे बिजनेस जो चल रहा है उससे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से होकर आया। अब बिजनेस में ऐसा भी तो हो सकता है कुछ बिजनेस जो प्रीवियस ईयर में चल रहे थे वो बंद कर दिए, उससे भी कुछ कमाई लेकिन हो गई, वो भी हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंक्लूड करना होता है और उसमें टैक्स भी देना होता है। नीचे देखिए दिया है प्रॉफिट फ्रॉम, प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा, फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो बिजनेस आपने बंद कर दिया उससे जो प्रॉफिट हुआ, अब उस पर टैक्स दे दीजिए। नीचे देखिए दिया है टैक्स एक्सपेंसेस ऑन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, आएगा प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद आफ्टर टैक्स जो हुआ है, फिर आएगा प्रॉफिट फॉर द लॉस फॉर द पीरियड, फिर आएगा हमारा फाइनल जो नेट प्रॉफिट है वो निकल कर आएगा। अब कंपनी के इसमें शेयर्स होते हैं तो नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपको ईपीएस मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर या फिर डाइल्यूटेड ईपीएस। तो नीचे लास्ट में देखिए लिखा है अर्निंग पर इक्विटी शेयर, बेसिक या डाइल्यूटेड। तो ये तो हो गया हमारा पूरा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, आपको लर्न हो गया होगा। बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा जो मैंने न्यूमोनिक बताई, यही बीच में थोड़ी लंबी सी हेडिंग्स आती हैं बहुत सारी जिसको आप याद नहीं रख पाते हैं, बाकी सब लाइन से आपका एक बैक टू बैक एक रिदम में चल रहा है। So this is all about your profit and loss statement.